हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक नाउ और आज से मैं अब पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस बनाने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को। पहले भी मैंने Q1 का रिजल्ट भी डिस्कस किया है, और अगर आपको इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझना है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो वो वाला ज़्यादा वीडियो डिटेल्ड होगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सेम चीज़ें यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और जो जिन्होंने पुराना वीडियो देखा है, आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोग वो रिपीट भी करेंगे Q2 FY25 के इस वीडियो को। तो बहुत सारा ओवरलैप हो जाएगा इनसाइट्स का, तो आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी समझा दूंगा कि चल क्या रहा है बिज़नेस में और इसके प्रोडक्ट क्या है, लेकिन पूरा बिजनेस मॉडल समझना है तो आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करती क्या है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़? ये बनाती है अल्कोहल। IMFL सेगमेंट में है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसे हम कहते हैं। 90% इसका जो पोर्टफोलियो है वो ब्रांडी का है, और ब्रांडी में भी इसके दो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। ब्रांडी एक अलग सेगमेंट होता है, जिन, ब्रांडी, वोडका, विस्की, स्कॉच, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। और इसमें से भी ये IMFL के सेगमेंट्स होते हैं, और इसमें से एक सेगमेंट होता है ब्रांडी का। तो ब्रांडी में इनकी दो ब्रांड्स हैं, एक तो मैंशन हाउस ब्रांडी है और दूसरा कुरियर नेपोलियन है। तो ब्रांडी वाला बिजनेस इनका हमेशा से ही अच्छा करता है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जो इनका वॉल्यूम गाइडेंस है वो बिल्कुल मीट नहीं कर पा रहे हैं। इनका वॉल्यूम गाइडेंस रहता है कि हम 12 से 15 का जो हमारा वॉल्यूम का गाइडेंस रहेगा। एक चीज़ होती है वॉल्यूम, एक चीज़ होता है प्राइस, और दोनों के मल्टीप्लाई, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, वी मल्टीप्लाई बोथ दिस फैक्टर्स, देन वी गेट सेल्स। तो वॉल्यूम का इनका गाइडेंस रहता है कि हम 12 से 15% वॉल्यूम ग्रो करेंगे, और जो प्राइस है, जो 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 सेल्स है, सॉरी, जो हमारा सेल्स है, राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन का जो फिगर है, वो हमारा 300-200 बेसिस पॉइंट से ऊपर ही रहेगा। मतलब अगर ये 15% से अपने वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 18% से इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। ये इनका गाइडेंस रहता है, लेकिन इनका H1, उसमें Q1 और Q2 दोनों ही एकदम ख़राब रहा है। कोई सेल्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एकदम ख़राब रिजल्ट मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी, एक एवरेज रहा है, काइंड ऑफ एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें, इसका जो नेट सेल्स रियलाइजेशन है पर बॉटल, इसको आप कहेंगे, तो वो 1274, Q2 FY25 में 1274 आ गया है। वो पहले पर केस, आप इसको, सॉरी, पर केस अगर आप इसको कहेंगे तो 1274 एक आ चुका है। पिछले साल कितना था सेम क्वार्टर में? 1273। तो हार्डली देर इज़ एनी इंप्रूवमेंट, 0.2% का इंप्रूवमेंट है। हाफ ईयर की अगर आप बात करें तो सेम केस है, 0.2% का इंप्रूवमेंट है। तो कोई नेट सेल्स रियलाइजेशन में कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है। रीजंस मैं बताऊंगा ये ख़राब क्यों रहा है। Q1 का रिजल्ट तो मैंने अगेन पुरानी वाली वीडियो में ही बता दिया था, इलेक्शन का इम्पैक्ट था। और सबसे ज़्यादा इलेक्शन में इम्पैक्ट क्या होता है? लिकर, बिकॉज फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे डेज आते हैं जहाँ पे आपकी आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। आपके इलेक्शन के 1-2 दिन पहले शायद आपका सेल्स भी बंद हो जाता है अल्कोहल का, जो आपकी वाइन शॉप्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है, तो समझ आता है Q1 में इम्पैक्ट था इनके पास, और नेगेटिव इम्पैक्ट था काफ़ी। लेकिन अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 का भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके रीजंस हैं, उसको भी हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम रेवेन्यू की बात कर लें। अगर मैं Q2 को इस वाले Q2 से कंपेयर करूं पिछले साल के, तो 5.8% से रेवेन्यू बढ़ा है। और हाफ ईयर की बात करूं तो 4.5 से बढ़ा है। मतलब Q1 और Q2 FY24 के अगर मैं कंपेयर करूं Q1 और Q2 FY25 के, तो 4.5% से बढ़ा है। कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब इतना तो हो ही जाता है ग्रोथ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एबिटा की अगर मैं बात करूं, दोनों एब्सोल्यूट फिगर और मार्जिन्स की मैं बात करूं, तो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। इसकी टॉप लाइन में कोई खास ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात ये रही है इस कंपनी के साथ कि इसकी बॉटम लाइन और मिड लाइन, जिसे हम कहेंगे एबिटा वगैरह, ऑपरेटिंग जो इनकम है, वो इसका अच्छे से ग्रो किया है। उसको आप देखेंगे कि 17.6% पे एबिटा मार्जिन्स आ गए हैं। जो आपका ग्रे, जो थर्ड ग्राफ है, उसमें जो ग्रे लाइन है उसमें आप चेक करो, Q2 FY24 के ग्राफ के ऊपर जो मार्जिन है लिखा हुआ, वहाँ पे 13.4% है, क्लियरली लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, दिख रहा है, ओके। और इस बारी 17.6 हो गया, तो काफ़ी 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, 420 बेसिस पॉइंट्स का टू बी एग्जैक्ट। और अगर एबिटा की मैं सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर की बात करूं करोड्स में, तो वो 39.1% से बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हाफ ईयर में भी अगर देखें तो 35% से एबिटा बढ़ा है। कहाँ तो आपका सेल सिर्फ 5 या 6% से बढ़ रहा है, और एबिटा, ऑपरेटिंग इनकम आपका इतना बढ़ गया है। तो हमको साफ समझ आता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा। एक जब आप अब एक इनकम स्टेटमेंट खोलते हैं, तो अगर आपका रेवेन्यू जो सबसे टॉप में आता है, सेल्स, अगर वो कम परसेंट से बढ़ रहा है और बीच में एबिटा आपका आके
काफ़ी ज़्यादा परसेंट से बढ़ा है। इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका जो कॉग्स है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्शन का आपका कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। उस ग्रॉस मार्जिन कब बढ़ता है? जब आपका रॉ मटेरियल कम हो जाता है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हैं। और कंपनी का बोलना है भी कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में थोड़ा स्टेबिलिटी आई है और थोड़ा लोअर साइड में रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, या तो आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज करनी, बिकॉज ग्रॉस मार्जिन्स के बाद क्या आता है आपका ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जिसे हम एबिटा मार्जिन्स कहते हैं। तो आपकी आपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव्स को पूरा इम्प्लीमेंट किया अपने पूरी कंपनी के अराउंड, पूरी कंपनी के थ्रू, और कॉस्ट को बचाया। जब आपका प्रॉफिट का ग्रॉस मार्जिन जब आपका बढ़ता है, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका मोस्टली कम हुआ है, और जब एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आई हैं बिजनेस में, तो इस वजह से क्या होता है, आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मिलेगा कैसे पता चलेगा? आपका रेवेन्यू तो 4-5-6% से ग्रो किया है और एबिटा आपका 35% से ग्रो किया है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इसमें एक कैच ये है कि इनको एक सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है, सब्सिडी स्कीम है, उनको मिली है 16 करोड़ की सब्सिडी मिली है H1 में, मतलब Q1 और Q2 मिला के। और H2 में देखना पड़ेगा, दे हैव नॉट गाइडेड फॉर एनी एब्सोल्यूट फिगर कि कितना हमको सब्सिडी मिलेगा, लेकिन हम कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो वो डिनाई कर देते कि दे वोंट बी एनी सब्सिडी इन H2, बट इट इज़ंट द केस, दे विल बी सम सब्सिडी इन H2। अगर हम सब्सिडी का इम्पैक्ट हटा दें तो लास्ट में आप देखोगे नोट पे लिखा है एडजस्टेड फॉर द सब्सिडी, एबिटा वाले ग्राफ के नीचे, एबिटा फॉर Q2 FY25 स्टैंड्स एट 56 CR। अभी कितना है? 66 दिख रहा है हमें, जो येलो वाले ग्राफ के ऊपर 66 लिखा है वो 56 होता, और ग्रॉस मार्जिन 17.6 की जगह 15.3 पे आ जाते हैं। अब पैट भी आप अपने हिसाब से खुद देख लीजिए, पैट मार्जिन्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है, 9% थे पिछले साल और इस साल हो गए 15.4%। H1 का भी यही हाल है, 8.7 से बढ़ के 14.2% हो गए हैं। इसको आप पॉज करके देख लीजिए, सेम रीजनिंग रहेगी मेरी। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है कि इनकी जो ये कंपनी के पास 2019 में 1100 करोड़ का डेट हुआ करता था। मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है, जो मैं लिंक में डालूंगा। तो मैं मोटा माटी समझा रहा हूँ कि 1100 करोड़ का डेट हुआ करता था। आज की डेट में वो नेट डेट फ्री हो चुकी है, मतलब इसके पास सिर्फ ग्रॉस डेट बचा है। अगर उसको हम नेट ऑफ कर दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, तो इसके पास अब नेट डेट ये फ्री हो चुकी है। ये मतलब पैसा कमाना, अब इसका जो बेसिक, इसका जो बहुत पैसा इसका इंटरेस्ट कॉस्ट में जाता था, बिकॉज ARCs के थ्रू, इसने एडलवाइस के थ्रू अपना लोन को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, फिर कोटेक्स से लोन इसका चल रहा है अभी। तो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट बोरोविंग इसकी हो गई थी। अब वो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो जाएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका अभी कोई टैक्स नहीं जाता है, और वो लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ऑन वन हैंड एक अच्छी बात हुई कि टैक्स, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जिसे हम कहेंगे, उतना नहीं जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड पहले अगले साल से इसका फर्स्ट क्वार्टर से टैक्स भी जाएगा, जो कि 25-28% हम एज्यूम कर सकते हैं। तो एक वो भी आपको वो पैरामीटर को भी ध्यान में रखना जब आप इस कंपनी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कंपनी में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्यों आई है। और मैनेजमेंट का कहना भी यही है कि Q2 FY25 वॉज एन एबिरेशन। कहा तो इन्होंने Q1 FY25 के लिए भी था, लेकिन Q2 का हमें समझ आता है, बिकॉज काफ़ी प्लेयर्स, पूरा इंडस्ट्री इस टाइम पे ढंग से ग्रो नहीं कर रहा है। IMFL का, ये IMFL स्पेस में ही है ना, तो it's not possible for a company to just log a very high growth when the entire industry is not growing at that pace। तो इसका प्रॉब्लम ये आया कि सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश वाली गवर्नमेंट है, वहाँ पे उन्होंने रिटेलाइजेशन शुरू किया प्राइवेट का। अब रूट टू मार्केट होता है इनका, RTM होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। लाइक आपका जो होलसेल है वो पब्लिक के हाथ में रहे, मतलब स्टेट के हाथ में रहे, लेकिन जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वाइन शॉप्स वगैरह हैं, वो प्राइवेट के हाथ में हो जाएं, या तो आपका दोनों पब्लिक के हाथ में रहें, होलसेल भी और रिटेल भी, या तो आपका दोनों प्राइवेट में रहें, या तो इंटरचेंजेबली एक प्राइवेट एक पब्लिक में रहे। तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन चल रहा है, आपको पता है, वहाँ पे जगन रेड्डी हट गए हैं और चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आई है, तो वो थोड़ा प्राइवेटाइजेशन को प्रीफर करती है, उसको प्रमोट करती है। तो इन्होंने क्या किया, राइट टू मार्केट का ट्रांजिशन चल रहा है इसमें। और जो इसका रिटेल वाला साइड है, जहाँ पे वाइन शॉप्स आप और मैं जाके, जहाँ से वाइन शॉप में जाके दारू खरीदते हैं, विस्की, रम, स्कॉच, वाइन, कुछ भी हम खरीदते हैं, अल्कोहल, तो वो रिटेल अब जो आंध्र प्रदेश में पहले पब्लिक था, वो पब्लिक स्टेट चलाता था रिटेल आउटलेट्स को, अब वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा। तो एक जब ट्रांजिशन चलता है ना, तो ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आता ही है, वहाँ पे हिकअप्स आते हैं। ये सेम आपको दिखेगा, पॉलीकैब अपना जो एक्सपोर्ट मार्केट है US में, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड कर रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट मार्केट USA वाला पॉलीकैब के लिए फ़िलहाल कुछ टाइम से अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज वो ट्रांजिशन फेज़ में है। तो पूरी इंडस्ट्री ट्रांजिशन फेज़ में, इट्स नॉट कि सिर्फ
टीआई ट्रांजिशन फेज़ में है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कंपनीज जो भी एपी में हैं, आंध्र प्रदेश में, सब एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। अब वो ट्रांजिशन फेज़ को थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन कंपनी का मानना ये है कि हम 12 से 15% का अभी भी गाइडेंस इनका इंटैक्ट है। और एपी में, आंध्र प्रदेश में जैसी चीज़ें ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये इनके लिए एक बेनिफिट होगा। बिकॉज अगर लेट्स से कोई स्टेट के हाथ में रिटेल आउटलेट है तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर लेट्स से ब्रांडी हाउस का एक कोई ब्रांड वहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो रिटेल जो स्टेट अगर ओन करता है रिटेल को, स्टेट के हाथ में अगर रिटेल चेन है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं मंगाएगा, स्टॉक खाली पड़ा है, 1 महीने तक खाली पड़ा है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं ना मंगाने की। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर रिटेल आउटलेट चला रहा है तो उसको तो इतना लाइसेंसिंग फ़ीस देना पड़ता है, अब उसको अपना खर्चा निकालना है। अब लोग आ रहे हैं कि यार हमको ये वाला ब्रांड मेंशन हाउस का ये वाली ब्रांड ही चाहिए, अब वहाँ पे नहीं है तो वो अगले दिन फ़ोन करके अपने डीलर से मंगाएगा ना, तो सेल्स बढ़ेगा इससे कंपनी का। तो ये पॉजिटिव होने वाला है, ओवर द मीडियम टर्म से ही ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इस कंपनी के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कर्नाटका में एक्साइज, अब कहें कि ड्यूटी बढ़ गई है, रेट्स बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया इसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, तो उस वजह से सेल्स ऑब्वियसली इम्पैक्ट होएगा, सेल्स तो डिक्लाइन हो जाएगा उस वजह से। लेकिन वापस से इन्होंने सेल्स कम भी कर दिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो कम कर दिया है। तो सितंबर और अक्टूबर में तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट का ये कहना है कि सितंबर में फिर सेल्स वापस बढ़ गई थी, और अक्टूबर में ये कर्नाटका के डिसीजन जो उन्होंने हाई टैक्सेस को रोल बैक किया, हाई ड्यूटी को, तो वो अब अक्टूबर में और ज़्यादा सेल्स बढ़ गई है और वहाँ पे भी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। तो Q2 बेसिकली इन वजहों से अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए सिर्फ इनका देखेंगे तो 6-7% का ही अप रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, बल्कि इनमें एक्सपेक्टेशन इनका कितना रहता है, 15 से 18% का। तो वॉल्यूम गाइडेंस और मैनेजमेंट पहले भी ये कह रहा था मिड टीन्स में ग्रो करेंगे, 12 से 15 हमारा वॉल्यूम गाइडेंस होगा, अभी भी ये कह रहे हैं वॉल्यूम गाइडेंस हमारा 12 से 15 होगा, और रेवेन्यू भी हमारा उससे 200-300 बेसिस पॉइंट्स ऊपर ही रहेगा। डेट की जर्नी आपको अगर देखनी है तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मार्च 2019 में 1119 करोड़ का डेट हुआ करता था, जो सितंबर 2024 में ग्रॉस डेट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 92 CR का हो गया, वेरी मैनेजेबल, वेरी वेरी मच मैनेजेबल। और नेट डेट की बात करें तो नेट डेट तो नेगेटिव में चला गया, अच्छी बात है, नेट डेट फ्री हो गई है, 492 का नेट डेट था उस टाइम पे भी, अभी नेट डेट हो चुका है आपका -25 का, मतलब नेट डेट फ्री हो चुकी है। अब मोस्टली मैंने इसमें चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको इस कंपनी ने क्या किया है, 2 अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है। एक तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, स्पेसमैन स्पिरिट्स में इसने इन्वेस्ट किया है, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, ये समसारा जिन बनाती है और सितारा रम बनाती है, और इसका नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रेजेंस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसका प्रेजेंस है। अब इस कंपनी ने यूज़रशिप एग्रीमेंट साइन किया है इस स्पेसमैन के साथ, अभी इन्होंने सिर्फ 20% इंक्रीज़ किया है, सॉरी अभी पोस्ट ऑल 3 आप ये पढ़ेंगे डील हाइलाइट्स में, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹13.15 CR अक्रॉस 3 ट्रेंचेस, मतलब 13 करोड़ रुपए ये 3 ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी के पास। अब जब ये तीनों इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएंगी तो ये कंपनी एक्वायर करेगी 20% स्टेक ऑफ दिस स्पेसमैन स्पिरिट्स लिमिटेड, और इसका यूज़रशिप एग्रीमेंट भी है। उसके अंदर क्या है कि कंपनी कुछ स्टेट्स में, सर्टेन स्टेट्स में अब खुद से ही स्पेसमैन ये जो स्पिरिट्स हैं, ये समसारा जिन और सितारा रम खुद से मैन्युफैक्चर करेगी, लेबलिंग चेंज नहीं करेगी। लेबलिंग में बस हाँ नीचे से ये आ जाएगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय टीआई, उसका नाम चेंज नहीं करेगी, ब्रांड का नाम चेंज नहीं करेगी, और जितना कॉस्ट आएगा कंपनी बेयर करेगी फॉर सर्टेन सेलेक्ट स्टेट्स, और जितना उसका रेवेन्यू आएगा वो भी टीआई की बुक्स में आएगा। तो यहाँ पे भी कंपनी को अच्छा स्कोप है करने का, और ये ऑलरेडी अगर मैं समसारा और सितारा रम को देखूं तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस कंपनी का FY24 में, और ये बहुत ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है इसको, और थोड़ा लग्जरी पोर्टफोलियो भी है इसका, और थोड़ा ये सिनर्जी इसीलिए भी क्रिएट कर रहा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिकॉज अगले 2-4 हफ्तों में तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ मेंशन हाउस ब्रांडी का ब्रांडी पोर्टफोलियो में, आई डोंट नो इफ इट विल बी फ्रॉम द नेम ऑफ मेंशन हाउस, बट ब्रांडी वाले पोर्टफोलियो में एक लग्जरी प्रोडक्ट निकालने वाली है। तो ये कंपनी थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है, और समसारा और ये सितारा रम जो है, ये आई थिंक दीज आर वेरी सिनर्जिस्टिक टू दिस कंपनी, तो ये अच्छा डील रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल एट द आउटसेट। अब कैसा रहेगा वो तो हमको देखना पड़ेगा।
ठीक है, अब दूसरे की हम बात करते हैं। राउंड द कॉकटेल्स प्राइवेट लिमिटेड में भी इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये तो Q1 के आई थिंक जब मैंने Q1 के रिजल्ट डिस्कस किए थे तभी ये अपडेट आ गया था, बट आई फॉरगॉट टू डिस्कस इट इन द वीडियो, तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया है, 8 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है, इस कंपनी में किया है 36.2% का स्टेक। अब ये क्या है, ये तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हो गया है, जो ये बनाते हैं राउंड द कॉकटेल्स वाले। ये बनाते हैं आपके बार्टिसंस के नाम से, ये राउंड द क्लॉक बनाते हैं। बिकॉज ये कंपनी क्या करती है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, इसने ब्रांडी तो बनाई, लेकिन ब्रांडी को थोड़ा एक यंगिश लुक देने के लिए और थोड़ा लड़कियों के फीमेल पॉपुलेशन के बीच में फेमस करने के लिए इन्होंने फ्लेवर्ड ब्रांडी निकाली। जैसे फ्लेवर्ड वोडका होती है, तो इन्होंने फ्लेवर्ड ब्रांडी निकाली, उसको नाम इन्होंने दे दिया फ्लैंडी। और फ्लैंडी और कॉकटेल कल्चर ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इन हाउस कंजम्पशन, फैमिलीज़ के साथ बैठ के पीना। बिकॉज हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम पीते थे तो हम फैमिलीज़ के साथ नहीं पीते थे, इधर उधर चुपके चुपके थोड़ा बहुत जो पी लिया। तो यूजुअली यही होता है पूरे इंडिया में। अभी क्या है, इन हाउस कंजप्शन शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो थोड़ा जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, वो बिल्कुल घरों में पीते हैं, मम्मी पापा बच्चे सब सामने पीते हैं, साथ में पीते हैं, तो उससे कोई अभी प्रॉब्लम भी नहीं है। और तो बार्टिसंस जो इनका ये ब्रांड है, ये इसी वजह में काम आएगा, क्योंकि कॉकटेल कल्चर को भी इम्प्रूव करेंगे और इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, इनकी मार्केटिंग अच्छी है, इनकी प्रेजेंस अच्छी है। तो ये इस वजह से जो इसका ब्रांडी वाला कल्चर है, जो फ्लैंडी वाला कल्चर तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने निकाला है, उसको ये उसको सप्लीमेंट करेगा। तो दोनों इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं। दोनों में अच्छी बात ये है कि कंपनी वेट करेगी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एग्रीड माइलस्टोन्स होंगे, चाहे वो स्पेसमैन PVT लिमिटेड में हो, चाहे वो राउंड द कॉकटेल्स में हो। तो इन्होंने एकदम से सारा, ऐसे नहीं है कि कंपनी जाके खरीद दिया, पूरी एक्वायर कर दी, मेजॉरिटी स्टेक होल्ड ले लिया, नहीं। ये पहले एक कुछ एग्रीड माइलस्टोन्स हैं, अगर दोनों कंपनीज वो एग्रीड माइलस्टोन्स को फुलफिल करती है, उतना लेट्स से कि आपको आज 20 करोड़ है, तो नेक्स्ट ईयर आपको लेट्स से 40 करोड़ का सेल्स करना है। तो अगर वो नहीं कर पाई, ये जस्ट एक मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, तो अगर वो रेवेन्यू टारगेट नहीं कर पाई, तो मे बी तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ आगे शेयर ना खरीदे, आगे एक्वायर ना करे इस कंपनी को। तो ये भी अच्छा एक स्कोप है। इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। बिकॉज अगर आप पूरी कंपनी एक बार में खरीदें या कंपनी ने अच्छा नहीं किया, तो आपका वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट विल गो टू द गटर। तो ठीक है, ये सब इसका मेजर मेजर हाईलाइट थी। एक और मेजर हाईलाइट ये है कि इन्होंने विस्की भी लॉन्च करी है, मैंशन हाउस गोल्ड बैरल विस्की। अब वो किसको compete करेगी, सिर्फ आसाम में इन्होंने लॉन्च किया विस्की का। आई थिंक इनका ये पहला ही पोर्टफोलियो है, इससे पहले उन्होंने विस्की लॉन्च नहीं करी थी। जिन करी थी, ब्लू लगून वगैरह के नाम से, ब्रांडी तो ये बनाते ही हैं। और अभी इन्होंने विस्की भी कर दी, फ्लैंडी तो ब्रांडी फ्लैंडी जिन इनके पास पहले से ही था, और अभी इन्होंने विस्की भी लॉन्च कर दी। बट आपको ध्यान रखना है कि 90% ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ओनली कंप्राइज ऑफ ब्रांडी। तो इन्होंने लॉन्च करी है, मैंने आपको बताया, ब्रांड मेंशन हाउस विस्की भी लॉन्च करी है, असम में लॉन्च करी है, और 560 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करी है फॉर 750 ml। तो ये किससे जाके compete करेगी, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इन सब से जाके compete करेगी। तो ठीक है, अच्छा है। अब 2 क्वार्टर्स शुरू के अच्छे नहीं रहे हैं, ये तो हमको समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी ने अगर गाइडेंस चेंज नहीं किया है, तो हमको एट द आउटसेट समझना पड़ेगा कि ये एबिरेशंस थे। आगे जाके कंपनी अच्छा करेगी, Q3 में भी अगर अच्छा नहीं करेगी, तब तो मैं भी कहूँगा कि यार अब तो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट खाली ख्याली पुलाव बना रहा है और हमको सर्व कर रहा है और कुछ ग्रो नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज पिछली बार सिर्फ 2 क्वार्टर्स से पहले भी अगर मैं ग्रोथ देखूँ इस कंपनी की, तो अच्छी रही है, कोई ख़राब नहीं रही है। अब इलेक्शन का तो हमें क्लियरली समझ आता है, और इस बार भी हमको थोड़ा लीवे देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बिकॉज आंध्र प्रदेश इनका बहुत बड़ा 30% ऑफ द सेल्स फॉर दिस कंपनी कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और वहाँ पूरा ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है, जो मैंने आपको रूट टू मार्केट वाला बताया। तो वहाँ पे इसको प्रॉब्लम आएगा ही ना, 30% ऑफ ए सेल कम्स थ्रू दैट स्टेट ओनली। अब मैं इसको आपको बताता हूँ, थोड़ी हाईलाइट्स जो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखी हैं। ऑलरेडी मैंने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है। तेलंगाना में इनका रिसीवेबल का प्रॉब्लम चल रहा है। तेलंगाना में इनका 130 करोड़ का रिसीवेबल था ओवरड्यू, अभी वो सिर्फ 80 करोड़ का ओवरड्यू बच गया है। तो इनका ये कहना है कि 10 वीक का वो भी ओवरड्यू चल रहा है, यूजुअली 8 वीक तक का होता है, और हाई एंड में अगर बात करें तो कभी कभी 18-19 भी चला जाता है, जब प्रॉब्लम बहुत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे
अगले 2 4 5 महीनों में ये एज्यूम कर रहे हैं कि तेलंगाना से हमारा जो ओवरड्यू भी बचा है वो भी आ जाएगा। अब वो हमको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, वरना इसको रिसीवेबल में दिक्कत आएगी, विच मीन्स इसका वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो चीज़ ख़राब होती है किसी भी कंपनी के लिए। ऑलराइट, यूज़रशिप एग्रीमेंट मैंने बता दिया। इनका अभी मैंने आपको बताया कि फ्लैंडी जो ब्रांडी और जो नॉन ब्रांडी पोर्टफोलियो है वो है 90 और 6 के 90% और 10% आप लगा लो, बाकी बचा हुआ नॉन ब्रांडी का है, 90% इज़ ब्रांडी। लेकिन इनका विजन क्या है, 2030 तक सारे सेगमेंट्स ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रांडी ग्रो करना रुक जाएगा, लेकिन और जो सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट द कंपोजिशन एट द एंड ऑफ FY 2030 या FY 2031 वुड बी 80% ब्रांडी और बाकी 20% नॉन ब्रांडी। तो वो भी एक अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्सेसिव डिपेंडेंस है इस कंपनी की ब्रांडी वाले पोर्टफोलियो में। ठीक है। अब ये सब तो मैंने बता दिया। एक और चीज़ अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि ये इन्फ्लेशनरी जो इनके रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन है, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा स्टेबिलिटी एज्यूम कर रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होने वाली है आगे। ENA के प्राइस से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होती है और जो ग्लास प्राइसेस होते हैं थोड़ा स्टेबल ही रहेंगे। तो हमको समझना है कि मार्जिन्स इनके खुद भी कह रहे हैं कि मार्जिन्स हमारे यहाँ से इंप्रूव ही करेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और ओवर द लॉन्ग टर्म 16-17% का तो इनके मार्जिन्स का गाइडेंस रहता ही है। इस बार बिकॉज ऑफ सब्सिडी वो 17 पे चले गए हैं, तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि हमको ऑप्टिकली मतलब इम्प्रेस नहीं होना है फिगर से। तो इसके पीछे का भी हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। बट मेरे को ये कंपनी इसीलिए भी पसंद है ना, क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है वो कहाँ है, वो सदर्न स्टेट्स में है। आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पुडुचेरी और आपका केरला में भी। बट केरला में ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, उतना हाई मार्जिन नहीं कमा पाते हैं केरला में जितना ये बाकी स्टेट्स में कमाते हैं। और असम में भी इनका ठीक ठाक प्रेजेंस है। लेकिन इनके पास ईस्ट में और स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस है, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट अभी इनके लिए खाली छूटा हुआ है। सो दो चीज़ें इसमें भी। एक तो सीधे सीधे जो एक नोवाइस इन्वेस्टर होगा जिसे बिल्कुल बेसिक ज़्यादा नहीं पता है, वो ये बोलेगा अरे इन पे वेस्ट और नॉर्थ तो पूरा बचा हुआ है, तो मैं आज ये कंपनी खरीद के बैठता हूँ, बिकॉज एक्सपेंड तो ये कंपनी करेगी और नेक्स्ट 5 साल में बड़ा मुझे अच्छा रिटर्न कमा के देगी। एंड ही वॉन्ट बी मच रॉन्ग बाय द वे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक ये सिर्फ ब्रांड ही पे इतना फोकस कर रहे हैं और कल्चरल शिफ्ट को इम्प्लीमेंट करते करते ना हवा निकल जाती है, बहुत मुश्किल होता है। साउथ में अगर आज की डेट में ब्रांडी इतना ज़्यादा चलती है, कल को मैं कोई नई कैटेगरी वहाँ पे लॉन्च करूँ तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो चलेगा। तो ये कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ साउथ में प्रेजेंस है और ईस्ट में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस है तो इसका मतलब अब तो इस पर बहुत स्कोप बचा है। ये तो अगर जिस दिन ये नॉर्थ में घुस गई और जिस दिन ये वेस्ट में घुस गई तो ये तो तबाही मचा देगी, बहुत अच्छा रिटर्न कमाएगी, बहुत सेल्स ग्रो करेगी, कर सकती है नो डाउट। बट वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा, वो हमको देखना पड़ेगा कर पा रही है या नहीं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर्स का। बिकॉज कल्चरल एक डिफरेंट कल्चर में आप एक ब्रांडी घुसा रहे हो, एक ऐसी कैटेगरी। मैंने आज तक लाइफ में ब्रांडी पी नहीं है एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड आई डोंट नो इफ एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव हैड ब्रांडी इन देयर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे चलता ही नहीं है ब्रांडी। हम तो विस्की, स्कॉच, ये सभी वाइन ये सभी पीते हैं, ब्रांडी तो मैंने यहाँ देखा ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि उस हिसाब से कर पाएगी या नहीं। बट इनका लग्जरी में भी अभी एक ब्रांड आ रहा है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कैसा ये जो इनका जो ब्रांडी है वो लग्जरी वाला कैसा करेगा। बाकी रिसेंटली में मैंने इसके एक सेकेंड, रिसेंटली में मैंने इसके वैल्यूशन चेक नहीं किए हैं, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसके अभी वैल्यूशंस हाई हैं। जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो 300 के लेवल्स पे था, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आई थिंक 350-360 ही अभी इसने हाई मारा है। तो देखते हैं, अच्छा स्कोप है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। कभी नीचे वाले लेवल पे मिलता है तो फ्रेश एंट्री आप ले भी सकते हैं इसमें। लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स कैसे होते हैं और इसका तेलंगाना से पैसा वापस आता है या नहीं, और जो आंध्र प्रदेश में ट्रांजिशन चल रहा है वो इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हिकअप्स ना दे वो आके। तो ठीक है। नेक्स्ट आज तो सामी का भी रिज़ल्ट आया है। ओकेश से अच्छा रिजल्ट है, ऑन द हायर साइड है, ठीक लगा मुझे। और एस का भी रिजल्ट आया है एक्शन कंस्ट्रक्शन का, उसका भी ओके रिजल्ट है, गिवन द फैक्ट दैट हमें पता है कि उसका H1 थोड़ा ख़राब रहता है, तो वो उस हिसाब से मेरे को तब भी थोड़ा रिजल्ट ठीक लगा है। अगेन सामी को भी मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा पूरा अर्निंग्स कॉल सुन के, और एस को भी। तो हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।